जहान इल्म व इश्क फैंटास्टिक होस्ट की टीम जब सादात हाउस पहुंची तो सैयद अहमद रशीद के साहबजादे हारून रशीद ने जहान इल्म व इश्क फैंटास्टिक होस्ट टीम का इस्तकबाल किया। लॉन में मौजूद सैयद अहमद रशीद ने इंतहाई खुशगवार मूड में हमें खुश आमदीद कहा और हमने पूरी टीम का तारुफ़ उनसे करवाया। इस तारुफ़ी सिलसिले के बाद इसी खूबसूरत लॉन में, सादात हाउस के इसी खूबसूरत लॉन में, सर सैयद अहमद ख़ान के घराने के चश्मो चराग सैयद अहमद रशीद का इंटरव्यू। अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर हाजिर है फंटास्टिक फोर के प्रोग्राम मिलने के नहीं नायाब है के साथ। मैं हूं नूर फातिमा, आपकी होस्ट, और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम। आज एक बार फिर फैंटास्टिक फोर के साथ हम अपने एक और मेज़बान के घर मौजूद हैं, जहां हम मेहमान बनकर आए हैं। और इनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, पत्थर है मगर बर्फ़ के गालों की तरह है, एक शख्स अंधेरों में उजालों की तरह है, ख्वाबों की तरह है ना ख्यालों की तरह है, वो इल्म रियाजी के सवालों की तरह है, उलझा हुआ ऐसा कि कभी खुल नहीं पाया और सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की तरह है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद रशीद साहब। कैसे हैं सर आप? कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद अहमद रशीद साहब का तारुफ और तारीफ, कहते हैं कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है तो बहार की हवा खुद अपना तारुफ करवाती है। सैयद अहमद रशीद साहब के बारे में इतना कहना चाहूँगा अपने जानने वालों, देखने वालों, सुनने वालों, समझने वालों और चाहने वालों के लिए, कि सैयद अहमद रशीद साहब हमारे मुल्क का वो सरमाया है जो थीम हम लेकर चले हैं, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ये ऐसे ही लोगों में इनका शुमार होता है। बेहतरीन कानूनदान, NLP के माहिर, रेकी थेरेपी से शोगफ रखते हैं, साहिब किताब हैं, कई किताबें लिखी, आजकल एक बेहतरीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इस्लामिक काउंसिल के चेयरमैन हैं। मज़ीद तारुफ हम जानेंगे सैयद अहमद रशीद साहब से, तो हम चलते हैं। सर, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे जानने और सुनने वालों को अपने बारे में बताएं। जो तारुफ मैंने आपका सिंगल लाइन में करवाया कि थोड़ा सा सफ़र, असल में हमारी थीम ये है सर, मिलने के नहीं नायाब हैं हम के साथ हम आज आपके मेहमान बनकर जो आए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको आपकी ज़ाती हैसियत में कई लोग जानते हैं, लेकिन निजी ज़िंदगी में आपके परिस्तार उस वक्त बहुत से बन जाते हैं जब आप एक उरूज पे पहुंचते हैं, एक मकाम पाते हैं, एक शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो परिस्तार ये नहीं जानते कि ज़ीरो से आपने किस तरह सफ़र का आगाज़ किया और किस तरह आज अहमद रशीद को लोग अहमद रशीद के नाम से जानते हैं। तो मैं चाहूँगा अहमद रशीद की कहानी, अहमद रशीद की ज़बानी। सबसे पहले तो मैं टीम फैंटास्टिक फोर का बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला, इधर आए और मिलने के नहीं नायाब है हम के अंदर मुझे इस काबिल समझा, या इसमें मैं ये लेता हूँ कि मुझे नायाब में डाला। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुक्रिया। अहमद रशीद यहाँ तक कैसे पहुँचा, उसकी जो सबसे आसान तरीन जवाब है, ये मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का सबसे पहले कि उसने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, और न सिर्फ उम्मत में पैदा किया बल्कि मुझे उनके घराने में पैदा किया। हम उस अहले बैत में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक शजरा नसब के साथ आ रहे हैं। दूसरा, मैं आज जो भी कुछ हूँ उसके सबसे बड़ा उसमें किरदार मेरी वालदा का है, मेरे वालिद का है। हम कितना भी अपने आप को मोल्ड कर लें, बना लें, हम कुछ चीज़ें सीख के लोगों की खासियतें ले सकते हैं, मगर हमारे अंदर जो खासियतें अगर शख्सियती तौर के ऊपर आई हैं तो वो वालिदैन की वजह से आई हैं। मेरे वालिद माशाल्लाह आज भी हमसे देखने में ज़्यादा अच्छे भी हैं, काबिल भी हैं, सारी चीज़ें वहाँ नज़र आती हैं। वालदा मेरी, उनका इंतकाल हो गया है, मगर आज भी वो एक ऐसी हर दिल अजीज़ शख्सियत थी कि जिससे एक दफ़ा मिल लें तो उसको नायाब बना देती थी माशाल्लाह। तो मुझे तो बड़ा फ़ख्र है कि मैं उनकी औलाद में से हूँ। मतलब 1962 के अंदर इस हैदराबाद शहर में जब लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, मेरी वालदा ने हैदराबाद के स्टूडेंट यूनियन का, सिंध यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ा और उसमें वो जॉइंट सेक्रेटरी जीती माशाल्लाह। 62 के अंदर जिस दौर में लड़कियाँ घर से नहीं निकलती, उस दौर के अंदर वो इलेक्शन अपना जीत के आई
आई हैं। तो ये जो पब्लिक की क्वालिटियाँ हैं, पब्लिक में जाने की क्वालिटियाँ हैं, लोगों के साथ मिलने जुलने की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें वहाँ से आई हैं। और अगर इल्मी चीज़ों की बात करें और गट्स की, डेयरिंग की, इन चीज़ों की बात करें तो वो अपने वालिद की तरफ से हमारे के अंदर आई है। और रूहानियत की अगर हम बात करें या इस्लामी मिजाज की और इन चीज़ों की बात करें तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की वजह से, उनके अहले बैत की वजह से और इल्मी शगफ़ उन चीज़ों की वजह से यहाँ तक आए। तो ये तीन कॉम्बिनेशन अगर किसी में है तो वो भी अहमद रशीद बन जाएगा, वरना मुझे ही रहने दे। आपने देखा और सुना, और ये हकीकत है और ये कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है कि दुनिया में आपको गौहर नायाब, आपको बेहतरीन हीरा बनाने वाली ज़ात आपकी माँ की ज़ात होती है। इसीलिए माँ के कदमों तले जन्नत रखी गई है और इसकी एक जीती जागती मिसाल यहाँ मौजूद है। सैयद अहमद रशीद, में थोड़ा ये भी पूछना चाहूँगा कि हमें पता चला आपने कानून दानी के शोबे में आने के बाद 10 से ज़ायद किताबें लिखी। वो किताबें किन मौज़ूआत पर थीं, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएंगे? वो वकालत के शोबे में आने से पहले नहीं लिखी, वो वकालत आने से पहले लिखी हैं। हाँ, मैं तकरीबन जब 20 साल की उम्र में आया तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब 20 साल में मैंने पढ़ाना इसलिए शुरू किया क्योंकि हमारा थोड़ा सा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है इट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हुआ ये कि हम 5 साल की उम्र में, आज तक हमारे यहाँ उसूल ये है कि जो भी बच्चा होगा वो पहले 5 साल की उम्र में हिफ्ज़ करने बैठेगा। तो हम भी अपने उसी रिवायत के तहत हमने 5 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ किया। माशाअल्लाह। कुरान हिफ्ज़ करने के बाद फिर हमने अगला काम ये किया कि हमने आलिम दीन की जो पढ़ाई होती है, अरबी और फ़ारसी की जो किताबें होती हैं, हमने उसको पढ़ना शुरू किया माशाअल्लाह। और ये वो वाला टाइम पीरियड है जिस वक्त मुसलमान अपने उरूज पे थे और मुसलमान जानते थे। ये वो दौर है जब अंग्रेज़ का टाइम नहीं आया था और यही वो तालीमी निज़ाम हुआ करता था कि सबसे पहले आप कुरान पढ़ा करते थे, उसके बाद आप अहादीस की तरफ जाते थे। तो अहादीस को सीखने के लिए आपको ज़रूरी था कि आप अरबी फ़ारसी की तरफ जाएँ। हमने भी उसी सिस्टम को निकाला, लेकिन बाद में फिर मदरसे के साथ जब हम एफिलिएट हुए तो आई वॉज 16 जब मेरी पढ़ाई कम्प्लीट हो गई। और आपको सुन के खुशी होगी और हैरत भी होगी कि 16 साल की उम्र में मैं आलिम दीन बन चुका था। इसका मतलब कि यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे पास इक्विवेलेंट टू 3 मास्टर्स थी। मेरी एक डिग्री आलिम की इक्विवेलेंट टू 3 मास्टर्स है, तो मेरे पास वो 3 मास्टर्स आ चुकी थी। ऑन दैट बेसिस फिर मैंने ज़मींदारी करी, दीगर काम करना शुरू किया और फिर मेरा शौक़ हुआ कि वकालत की तरफ जाऊँ, तो BA किया। तो 18-19 2 साल में BA करने के बाद मैं LLB में चला गया। LLB से पहले मैंने फिर मुनासिब समझा कि मैं जो कुछ मैंने पढ़ा है मैं वो थोड़ा पढ़ाऊँ। तो उसमें 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि अपने ही मदरसे में जो हमारे अपने इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें हम पढ़ाएं, इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स में। लेकिन फिर वालिद साहब का भी ख्वाहिश ये हुई कि मुझे चाहिए कि मैं उन जगहों पे जाऊं जो अंग्रेज़ की पैसे पे और उसकी तालीम पे चल रहा है। जो सर सैयद का जो फ़लसफ़ा था कि पहले दीन को समझो, बाद में तुम दुनियादारी को समझो, वहाँ पर इस वक्त दुनियादारी इतनी समझाई जा रही है, दीन नहीं समझाया जा रहा, वहाँ जाके समझाओ। तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जाके पढ़ाना शुरू किया। तो मेरी उम्र उस वक्त 20 साल थी। मैं अपना वो किया हुआ था, आलिम था, मास्टर्स था, और फिर मैंने 20 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू किया। तो यही नौजवान बच्चे थे जिनको मैं पढ़ा रहा था। कुछ तो मेरी उम्र से ज़्यादा थे, कुछ कम थे। वहाँ से मैंने जो उनको पढ़ाना शुरू किया तो मुझे नज़र आया कि कौन कौन सी कमियां हैं और कौन कौन सी उनके अंदर ज़्यादतियाँ हैं, दुनिया की मोहब्बत कहाँ तक है और दीन की कितनी नॉलेज है। तो वहाँ बैठ के जब मैंने उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं के स्टाइल में, उन्हीं के लिबास में, उन्हीं की सूरत में जब मैंने दीन को उनको बताना शुरू किया तो उसने उनको इतना इंटरेस्ट क्रिएट किया कि उसमें से बहुत से बच्चे हिजाब में आ गए, बहुत से लड़कों की लाइफ बिल्कुल 180 की डिग्री पर टर्न हो गई और वो अल्लाह रसूल को समझने लगे जो हमारा मकसद था। तो इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता जाऊं। उसी हवाले से फिर मैंने देखा कि बहुत से ऐसे सवालात हैं जहां मैं नहीं जा सकता। तो फिर मैंने बैठ के कुछ किताबें लिखना शुरू करी जिनमें बहुत सी फ़िक़ा के ऊपर थी, उसूल फ़िक़ा के ऊपर थी, और ये फ़िरका वारियत और ये कंपैरेटिव रिलीजन क्या चीज़ होती है, ईसाई, ये सारे मज़ाहिब अल्लाह ताला ने भेजे हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है, क्यों फ़र्क है, उन पर फिर मैंने लिखना शुरू किया कि इमाम अबू हनीफ़ा में, इमाम शाफ़ई में, इमाम अहमद बिन हम्बल में, इनमें आखिर में मसलकी इख्तिलाफ़ात क्या हैं, इनके हल क्या हैं। फिर मैंने इनको प्रैक्टिकल इन चीज़ों के ऊपर लिखना शुरू किया। फिर वक्त के साथ साथ जो है वो दीगर मौज़ूआत के ऊपर भी मैं आता चला गया। मिसाल के तौर पे सोशोलॉजी पे लिखा है, माइंड साइंसेस के ऊपर मेरी किताबें हैं, लॉ के ऊपर, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर मेरी कुछ किताबें हैं, तारीख़ के ऊपर कुछ किताबें हैं। ये सारी चीज़ें मैं जो है मुख्तलिफ़ दौर में लिखता रहा हूँ। बहुत अच्छे। आपने देखा ये सैयद घराने के वो चश्म चराग हैं जो सिर्फ सैयद घराने के नहीं हैं बल्कि सर सैयद अहमद ख़ान
तहरीक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जिन्हें कोई फरामोश नहीं कर सकता, ये उसी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। जी नूर, आप सर से पूछना चाहेंगी कुछ प्लीज़? यकीनन जैसे आपने अभी जिक्र किया कि मैं वकालत, ज़मींदारी के बाद आपने वकालत शुरू की, तो मैं पहले तो ये पूछना चाहूँगी ज़मींदारी के बाद ही वकालत का क्यों शौक़ हुआ? ऐसा क्या था ज़मींदारी में सिलसिला आपका? ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी मैंने क्लियर रखी अपनी कि जो भी चीज़ होती है वो अल्लाह ताला कर रहा होता है और उसके हाथ में हमारी डोरें होती हैं, वो समझता है कि क्या चीज़ बेहतर है। मैं समझता हूँ जो ज़िंदगी के मेरे 3 साल ज़मींदारी पे मैंने गुजारे, जिसके अंदर मेरा सिर्फ दांत नज़र आते थे और मैं यानी इतना मैं काला हो चुका था पूरा दिन ज़मींदारी करके। मैंने रोम्बा यानी काटने से लेके, बीज लगाने से लेके, गन्ना काटने से लेके, लोडिंग से लेके, एक एक काम मैंने खुद किया है अपने हाथ से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मेरे 3 साल का टाइम था, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम था टू अंडरस्टैंड कि हमारी मुल्क बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। 70% हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम प्रॉपरली उसको काम करें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। उसमें मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब 2 साल के बाद मैंने ज़मींदारी को पूरा समझ लिया और मैंने एक क्रॉप अपनी हाथ से लगाई, तो जो ज़मीन हमारी 40 मन फी एकड़ चावल देती थी, उस पे से मैंने 110 मन लिया माशाल्लाह। और ये किस तरीके से लिया, हमने उसमें वो तरीके इस्तेमाल किए, वो रिसर्च इस्तेमाल करी जो मैं बाहर से पढ़ता चला गया और मैंने देखा कि हम इतनी ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये जो टाइम था, इससे बेसिकली मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें कभी ना कभी के लिए तैयारी होंगी। जो आज भी मैं किताब लिखी और भी जो काम मैं पॉलिटिक्स में कर रहा हूँ, उसमें इन सब को कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत ज़रूर पेश आएगी। और आपने जैसे कि बताया कि आप NLP से रिलेटेड हैं, आपने उसमें भी महारत हासिल की हुई है और वकालत से भी आप हैं रिलेटेड, तो ये दोनों का मिक्सअप किस तरह से आपको ये NLP वकालत में किस तरह से फ़ायदा देती है और किस तरह से आपको फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से? NLP और वकालत की कहानी ये है कि मैं NLP है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, दिमाग ज़बान से मिल के आप जो बात करते हैं, इसी के अंदर रेकी आ जाता है, इसी के अंदर माइंड साइंसेस आ जाता है। तो मैं एक वक्त पे मैंने माइंड साइंसेस को पढ़ा। जब मैंने माइंड साइंसेस पढ़ी तो मुझे ये पता चला कि इंसान अपने 100 में से मुश्किल से सिर्फ 2 to 3% अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है। उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए पता चला NLP भी कोई चीज़ है, उसके बाद पता चला कि जी रेकी भी कोई चीज़ है। तो ये सवालात ज़िंदगी के आते गए और हम आगे की तरफ बढ़ते चले गए। आप हमेशा एक ज़िंदगी का फार्मूला है, मैं नौजवानों को समझाता हूँ कि एक लफ्ज़ है क्यों। हमें चाहिए कि हम क्यों ज़रूर करें, हम सवाल ज़रूर पूछें। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें सवाल पूछना ज़रूरी है। जब वो सवाल आप पूछते हैं तो सवाल का जवाब क्यों का सर काट दो तो जवाब बन जाता है यूं। बेशक क्यों का सर काटो तो यूं बन जाता है। तो वो सवाल जो जवाब थे कि दिमाग का इंसान किस तरह इस्तेमाल करता है, और उसके बाद फिर मैंने मज़ीद चीज़ को जब समझा तो मैं आज ये कहता हूँ कि NLP से भी ज़्यादा अच्छा हम अपने एक इदारा है SARS, उसमें सिखाते हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और जब हम इस मुसलमानी एतबार से उसको सिखाते हैं तो वो दैट इज़ फार बेटर दैन इवन NLP। और उस कोर्स को हमने भी अपना एक नाम दिया हुआ है, माइंड वेव्स के नाम से हम करवाते हैं और हम हमें दाखिला मिल सकता है उसमें? हाँ, बिल्कुल। आपका दाखिला 1 दिन का है, उसमें 8 घंटे आपको मुझे देने होंगे। 8 घंटे के बाद जब आप यहाँ से निकल 8 घंटे के बाद सर हमारे घर वाले हमें पहचान तो लेंगे ना दोबारा जब हम घर जाएंगे तो? आप अपने घर वालों को पहचान जाएंगे वो हैं भी या नहीं है। क्या इरादा है आपका, लेना चाहिए? बिल्कुल हम लेंगे, हम फैंटास्टिक फोर जरूर बहुत पढ़ेंगे ज़रूरी हमसे। चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और फिर ये चीज़ वकालत में हमें यूँ काम आती है कि हम केस से पहले जज का दिमाग पढ़ लेते हैं कि अब ये इसका क्या मूड है। हम अपने क्लाइंट को समझ जाते हैं ये हमसे गलत काम ले रहा है या सच काम ले रहा है। तो ये चीज़ें हमें बहुत फ़ायदा देती हैं कि हम ये करें। और मैं अपने नौजवानों को ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि देखें, इस दुनिया में 98% गरीब हैं और 2% है जिन्होंने पूरी दुनिया की वेल्थ कंट्रोल में की हुई है। माइंड साइंसेस और NLP ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनको वो पढ़ते हैं जिनके पास 2% लोग पढ़ते हैं और वो हैं जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर यही 2% जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं ये 98% पढ़ लें तो वो किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। बिल्कुल, बहुत जरूर पढ़ना चाहिए उनको। बहुत खूबसूरत बात कही सर ने। जब सवाल और जवाब का सिलसिला जारी हो तो मुझे एक बात याद आती है, जहां सवाल के बदले सवाल होता है वहीं मोहब्बतों का जवाल होता है। किसी का बन के रहना एक हुनर ही सही, किसी को अपना बनाना कमाल होता है। और आपके पास जो इल्म है आप दूसरों को हमेशा अपना बनाते रहे हैं और इनके जो इल्म जिक्र करदा इल्म है, आप यहाँ आए, इनसे मिलें। आप इस प्रोग्राम के ज़रिए भी
इनसे रब्ता करेंगे, राब्ते में आएंगे और आप भी इस तरह के कोर्सेज में शामिल होना चाहें। जी नूर, कोई और सवाल आप पूछना चाह रहे थे सर से? मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी आपने बताया वकालत से भी आप रिलेटेड हैं, माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं और NLP में भी आपने महारत हासिल की हुई, इस तरह से और भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स से भी आप रिलेटेड हैं। हमारे यूथ को आप बताएं किस तरीके से वो इतनी सारी चीज़ों में आए और किस तरीके से वो अपने अंदर का जो टैलेंट है वो पहचाने। सबसे पहले तो हमारी यूथ अगर कुछ करना चाहती है ना, तो सबसे पहले तो वो ये काम करे कि पहले अपनी ज़िंदगी का गोल का तयन करे कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक आम होते हैं और एक ख़ास होते हैं। पहले ये तय तो करें कि वो आम है या ख़ास है। अगर आम है तो वो भले दोपहर को 2 बजे उठें सो के, फिर वो भले अपना पढ़ाई करें और डिग्रियां हासिल करें और डिग्रियां हासिल करने के बाद फिर वो अपना मर जाएं, शादी करें, बच्चे पैदा करें और मर जाएं। आम आदमी की ज़िंदगी इतनी है। और अगर वो ये तय कर लेते हैं गोल के साथ कि नहीं मुझे ज़िंदगी में ख़ास बनना है, मैं एक ही दफ़ा पैदा हुआ हूँ, मैंने मर जाना है और मरने के बाद मुझे कोई याद तो रखे। आज लोग अल्लामा इकबाल को पहचानते हैं, कायदे आज़म कोई आपके बाप दादा नहीं है, लेकिन हम नौजवानों से सवाल पूछो अपने दादा परदादा का तो उनको नाम पता नहीं होगा। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उनके दादा परदादा ने कोई काम ही ऐसा नहीं किया, उनको क्यों याद रखेगा? तो पहले हमारा नौजवान ये तय करे कि क्या वो ज़िंदगी में ख़ास बनना चाहता है या आम। अगर ख़ास बनना चाहता है तो उसको सुबह उठना है, अर्ली मॉर्निंग, सूरज के निकलने से पहले उसको उठना है और फिर वो देखेगा उसके दिन के अंदर उसकी लेंथ कितनी होती है। दिन की लेंथ आपको उस वक्त मिलेगी जब आप सुबह उठोगे और दिन की लेंथ अब मिलेगी जब आप रात को जल्दी सोने के बाद दोबारा रात को उठ जाओगे 2 बजे से लेके, फिर आपका दिन शुरू होगा, तब आप कुछ कर सकोगे। शेर शाह सूरी का आप टाइम टेबल पढ़ लें, आपको पता चलेगा कामयाब लोग कैसे होते हैं। मुगल कब उठते थे सो के, उनकी हुकूमतों ने क्या नतीजा किया, शेर शाह सूरी ने क्या काम किया। आप उस नौजवान को चाहिए शेर शाह सूरी को पढ़े, उनको पता चल जाएगा कि आपको टाइम किस तरह से मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और वो करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको करें, वरना ये नौजवान नस्ल जो है ना, ये अल्लाह माफ़ करे बहुत बड़े ज़लज़ले के अंदर दब के मर जाएगी और किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। नूर, देखा आपने सर की बातें सुनी। फैंटास्टिक 4 का साथ अभी सर के साथ ख़त्म नहीं हुआ, बस हम दोनों के बाद 2 और हमारे फैंटास्टिक आएंगे और सर के साथ गुफ्तगू करेंगे। आप सब भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। अल्लामा इकबाल ने कहा, आशना अपनी हकीकत से हो ए दहका ज़रा, दाना तू, खेती भी तू, बारा भी तू, महफिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, बेखबर तू जोहरे आईना अय्याम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। और ऐसी ही एक शख्सियत जिन्होंने खुद को पहचाना, खुद से आशना हुए, खुद से वाकिफ़ हुए और वकालत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने जिस तरह बताया कि आपका ताल्लुक़ एक इस्लामी घराने से भी है, तो मैं पूछना ये चाहूँगा कि आपने वकालत के शोबे का इंतखाब भी किया। अक्सर हम देखते हैं वकला को लोग कहा करते हैं कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो सर से पूछेंगे कि ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि मैं भी लॉ की फील्ड से हूँ तो मैं भी कोई जवाब सीख पाऊँ सर से। पहली बात तो ये कि जो ये आप कह रहे हैं इस्लामी घराने से, हम सभी इस्लामी घराने से हैं, हम सारे इस्लामी घराने में पैदा हुए हैं। बाकी उसके अंदर रह जाता है प्रैक्टिसिंग की उसके अंदर, तो पहली तो तस्सीम मैं ये कर देता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि हमारे वालिद हुजूर फरमाते हैं कि वकालत का जो पेशा है ये इंसान को या तो वली बनाता है या ये इंसान को शैतान बनाता है। जब उनसे पूछा गया ये कैसे, तो जवाब बड़ा सिंपल है और बड़ा कॉमन सेंस का जवाब है, समझ में आ जाएगा। एक कोर्ट है, उसके अंदर 1000 केसेस हैं। अगर 1000 केसेस हैं तो ऑब्वियसली इसी बात है कि इसमें 1000 वो 500 वो होंगे जो जालिम होंगे, 500 होंगे जो मजलूम होंगे। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू फाइंड आउट कि वेदर ये आदमी जो है ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, अपना मकसद निकाल रहा है, या ये जालिम है या मजलूम है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप अपनी ज़िंदगी का ये उसूल बना लें कि मैंने जालिम का साथ नहीं देना, मैंने मजलूम का साथ देना है। अगर मजलूम है तो मैं उसका साथ नहीं दूँ, मैं मजलूम का साथ दूंगा, जालिम का नहीं दूंगा, भले मुझे कितने पैसे भी आ जाएँ। ये वो चीज़ है जो आपको अल्लाह के करीब लेके जाती है। और आप अगर अपने किसी मजलूम को मदद दिला रहे हैं तो अल्लाह ताला की नज़र में आप वली बन रहे हैं। तो एक ही फील्ड आपको दोनों जगहों के ऊपर लेके जाती है। तो हमें जो इस फील्ड के अंदर आए उसकी 2 वजहें थी। एक वजह ये कि मैंने बताया मैं आलिम हूँ, तो आलिम का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई कुरान हदीस या मुर्दा नहलाना सीखा है। आलिम का मतलब ये होता है कि वी आर एन अथॉरिटी ओवर इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामिक लॉज।
ठीक है जी, हम इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के वो हैं। बदकिस्मती से इस वक्त कोर्ट्स चूंकि इस्लामी नहीं है तो हम लोग रिडंडेंट हैं, जितने उलमा हैं वो रिडंडेंट हैं क्योंकि वो इस्लामी कोर्ट्स नहीं है। जिस दिन इस्लामी कोर्ट्स हो गए तो वकील बेरोजगार होंगे, ये उलमा मदरसों वहाँ कोर्ट्स में आके बैठे होंगे। ठीक है, तो आई जस्ट वांटेड टू कंपेयर कि ये वेस्टर्न सिस्टम और इस्लामिक सिस्टम में क्या फ़र्क है। इस वजह से हमने लॉ को एज अ प्रोफेशन लिया। एंड बिलीव यू मी कि अगर हम वेस्ट को और इस निज़ाम को देखते हैं तो ये चरबा नज़र आता है इस इस्लामिक निज़ाम के आगे, कुछ भी नहीं है। ये जो इस्लामी निज़ाम खड़ा होता है, बुनियादी फ़र्क ये है कि इस्लामी अदालती निज़ाम खड़ा होता है अदल पे और मौजूदा निज़ाम खड़ा होता है इंसाफ पे। फ़र्क क्या है? इंसाफ के ऊपर खड़ा होने का मतलब ये है जज जानता है कि ये आदमी ने गलत काम किया है मगर चूंकि एविडेंस पूरा नहीं है उसको छोड़ देता है और ये इंसाफ का तकाजा है। अदल क्या है कि ऐसे तरीके से एक राह निकालना कि जालिम को भी फ़ायदा हो जाए और मजलूम को भी की गिरफ्त हो जाए, ये अदल है। तो इस्लाम इसके ऊपर चलता है और जो वेस्टर्न निज़ाम है वो इस पर चलता है। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहूँगा, उसके बाद हम रैपिड फायर की तरफ जाएंगे और फलक वो सवाल करेंगे। मेरा सवाल सर से ये होगा कि अभी हाल ही में हमने देखा कि सर ने बहुत ही 2-3 कॉन्फ्रेंसेस करवाई बैनुल मज़ाहिब के हवाले से। तो सर से पूछेंगे कि सर कौन सी ऐसी नीड आपको पेश आई, आपने समझा कि ये वक्त की ज़रूरत है हमारे यहाँ के बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाए। और हमने वहाँ पर बिल्कुल देखा कि वहाँ पर हिंदू हमारे जो भाई हैं या फिर हमारे ईसाई दोस्त या हर कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपकी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ये एक मतलब कि हम कहें कि एतबार होता है, एक मयार होता है किसी शख्स का कि वहाँ पर हर कम्युनिटी आ जाती है। सर से पूछेंगे कि ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी कि हमने बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करवाया। सबसे पहले तो जो एक तंजीम मैंने बनाई इस्लामिक काउंसिल बराए आलमी इंसानी हुकूक ICIH, इसका मकसद मैं सिर्फ बता दूं कि मैं पॉलिटिक्स में रहा हूं। मैंने PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन लड़ा है, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाक सरज़मीन पार्टी से MPA का इलेक्शन लड़ा, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आवाम के अंदर वर्कर की हैसियत से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से लेके सिंध के सूबे से लेके मैंने बड़ा करीब से देखा है और पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत करीब से मैंने देखा पाकिस्तान में। मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि कुछ भी कर लो ये निज़ाम इतना ख़राब और इतना घटिया है कि इसके अंदर रहते हुए ना तो अच्छे लोग ऊपर आ सकते हैं और ना मुल्क में तब्दीली आ सकती है। उस चीज़ की वजह से मुझे मजबूरन ये ICIH की बागडोर को लाना पड़ा, सिर्फ नौजवानों में ये शऊर उजागर करने के लिए कि जब तक इस मुल्क में निज़ाम इस्लामी नहीं होगा, यानी उस सिस्टम पे नहीं होगा जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था, जो करारदाद मकासद का हिस्सा है, मौजूदा आइन में भी है। आर्टिकल 227 कहता है, आर्टिकल 31 कहता है, 62, 63 सब इस्लाम के बारे में कहते हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट कहता है, आपका इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कहता है। जब तक हम इस्लामी निज़ाम को पाकिस्तान में नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। अब जो सवाल है आपका, मैंने बैनुल मज़ाहिब लोगों को क्यों दिया, मैं चाहता था कि मैं इनको भी जाके बताऊं कि आप एक इस्लामी मुल्क में ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ हैं एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक कंट्री। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल देम दिस थिंग। मैंने उनको कहा, आपको देखेंगे जिस दौर में इस्लामी हुक्मरानी चल रही थी, ना किसी ईसाई को प्रॉब्लम था, ना किसी यहूदी को प्रॉब्लम था, बल्कि हर कोई अपना आराम से गुजार रहे थे। सबसे बड़ी मिसाल हिंदुस्तान है, 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। मुझे बताएं कभी कोई राइट, कोई फसाद, कोई चीज़ निकली? आज भी लोग बाबर को ओन करते हैं, आज भी लोग अकबर को ओन करते हैं, आज भी लोग उनको मुगल को अपनी तहजीब तस्वर करते हैं। तो मुसलमानों से दुनिया में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। मैं इनको यही बताना चाहता था कि देखें, आप लोगों की लड़कियां आज भाग रही हैं, कन्वर्ट हो रही हैं। इन सारे इश्यूज़ का मसला ये है कि आपके पास हमारा वेस्टर्न निज़ाम है, वो कहता है जी कलमा पढ़ लिया हम कुछ नहीं कर सकते। मगर अगर इस्लामी हुकूमत होगी, इस्लामिक प्रिंसिपल होंगे, तो हमारा काजी सवाल पूछेगा, लड़की तुम ये बताओ तुम अल्लाह के लिए हुई है या तुमने शादी लड़के के लिए की है, तो तुम ज़्यादा सिक्योर हो जाओगे। इस चीज़ को साबित करने के लिए हमने ये बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के तमाम मज़ाहिब के और मसालिक के लोग और दीगर अदियान के लोग भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने बरमला इस चीज़ का इजहार किया कि हम पाकिस्तान को इस्लामी रियासत देखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ ने हमें इतनी हिम्मत दी है कि हमारा दिल चाहता है कि हम ये कॉन्फ्रेंसेस मुल्क के कोने कोने में भी करें, जो इंशाल्लाह कोरोना की वजह से रुक गई हैं, हम कंटिन्यू करेंगे इसको इंशाल्लाह। जैसा कि आप हमारा शो देख रहे हैं, मिलने के नहीं नायाब है हम, इसी तरह हमारे साथ एक नायाब सितारा मौजूद है जिन्होंने माशाल्लाह खुद ही बता दिया उन्होंने कितने सारे काम किए। सर वैसे अब तक सीरियस रह रहे कि थोड़ी तो बोरियत हो गई होगी, मतलब इतने क्वेश्चंस इस टाइप के ना नहीं कहिएगा। देखें कोई मुझसे मज़ेदार सवाल ही नहीं कर रहा ना, देखें तभी मेरी यहाँ पर ड्यूटी है कि मैं यहाँ पर आऊँ और मज़ेदार क्वेश्चंस करूँ। तो मैं जो भी क्वेश्चन करूँगी, सर कुछ भी नहीं बोले, सर हल्फ उठाएं, सर उठाएं, आप मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, मैं कोई भी क्वेश्चन करूँगी, भले आप पूछ लीजिए। ठीक है, मैंने अगर कुछ भी कर दिया सर मुझे घर से नहीं निकालेंगे? ऐसा नहीं होगा।
इंशाल्लाह। और जो भी मैं क्वेश्चन करूंगी सर टू बी ऑनेस्ट उसका आंसर देंगे सर, हेल्प नहीं सर, टू बी ऑनेस्ट आंसर। जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं Point to be कहूंगा। noted। अगर झूठ बोला तो मेरी ये रिकॉर्डिंग ना चलाई जाए। वेरी गुड सर। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बताया आपने इतने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, मेरे ख्याल से ये वो लाइफ होती है जो कि हम सबको बता रहे होते हैं, एक होती है हमारी इंटरनली लाइफ है, हम फीलिंग्स वाली लाइफ कहते हैं। तो सर कभी ऐसा हुआ कि किसी को देख के ये लगा हो कि यार मोहब्बत अगर लफ्ज़ होता तो ये होता, पहली मोहब्बत कब हुई? सिंपल क्वेश्चन। मुझे नहीं पता उसको मोहब्बत कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन हाँ अगर मोहब्बत कहना चाहते हो तो 16 साल की उम्र में हुआ था, जब मैं स्वीट 16 में था। अच्छा, किससे हुई थी? क्या मतलब अट्रैक्ट कर गई आपको? मतलब कॉलेज मेट थी, कौन थी? ये नहीं बता सकता क्योंकि ये प्रोग्राम जरूर वो देख रही होगी। अच्छा दूसरी दफा फिर मोहब्बत हुई आपको या बस वो वन एंड ओनली मोहब्बत थी? मोहब्बत तो मुझे रोजाना होती रहती है, हर चीज़ से होती रहती है मोहब्बत। एक देखो मोहब्बत के लिए मैं एक चीज़ हमेशा लोगों से कहता हूँ कि मोहब्बत दो किसको और लो किससे, इसके ऊपर मेरा फलसफा सिंपल है कि मोहब्बत एक पानी के गिलास की मानंद होता है ना, गिलास में पानी भरा हुआ है। आप मोहब्बत हमेशा ऐसे लोग किसी को दें जहाँ से वो आपको रिटर्न आ रही है। आप बच्चे को प्यार करते हैं, वो आपको जवाब देता है तो आपका वो पानी का लेवल बराबर रहता है, मगर आप कभी मोहब्बत ऐसे किसी को दे दें जहाँ से आपको वापस ना मिले। आमतौर पे हमारे नौजवान लड़कियों मतलब क्लास फेलो से या इधर उधर से वो उनको मैसेज कर रहे हैं, उल्टे सीधे मैसेजेस भेज रहे हैं, वो अपनी मोहब्बत दे रहे हैं, उनको रिटर्न नहीं मिल सकती क्योंकि बहुत सारी मोहब्बत जो है वो बड़े अरसे के बाद होती है और वो मोहब्बत को समझते नहीं है। तो जब वो आपको रिटर्न नहीं होती तो फाइनली क्या होता है, जब आपकी शादी होती है तो गिलास आपका खाली होता है, ना वो मोहब्बत बच्चों को दे पाते हैं, ना आप अपनी बीवी को दे पाते हैं और वहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। तो मोहब्बत बड़ी एक अहम चीज़ है, उसको संभाल के रखो, वरना ये अगर तुम्हारी ज़ाया हो गई ना तो फिर आगे नुकसान होगा। तो मतलब सर का कहने का मतलब तो इन्होंने आज तक मोहब्बत दी नहीं है, लेकिन इनको एक दफा 16 साल की उम्र बस एक ही दफा हुई है सर? नहीं वो तो चलती रहती है सर। वो नहीं, वो रोजाना हर चीज से अट्रैक्ट हो जाना मेरे ख्याल से मोहब्बत होती है। नहीं, मैं बहुत दिल फेंक किस्म का इंसान हूँ, मुझे बहुत जल्दी मोहब्बत हो जाती है। यही सुनना चाह रही थी, सर ने बहुत प्यारे अल्फाजों में मुझे बता दिया। हाँ, मैं एक बहुत दिल फेंक किस्म का शख्स हूँ और मुझे बहुत जल्दी मोहब्बत हो जाती है। मतलब हर किसी से, हर चीज से। हुसन का दीवाना हूँ। हुसन के इन शॉर्ट अगर कहो तो इन शॉर्ट आप इन शॉर्ट एक ऐप भी आई है सर, बहुत अच्छी है। किस चीज़ की है? बस कुछ नहीं सर, हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सर जैसा कि आपने अभी मोहब्बत के बारे में बोला, तो मोहब्बत जो है आजकल की किस्म की वही है कि अगर मुझे कोई पसंद आ गया तो मैंने उसको मैसेज कर दिया, शहबाज भाई मुझे आज पसंद आ गया, मैंने आपको मैसेज कर दिया, आपने मुझे जवाब दे दिया। आजकल की मोहब्बत मिनट में ऐसे हो जाती है। लेकिन कभी कभार ना मोहब्बत कुछ इस तरह हो जाती है कि आपको किसी सेलिब्रिटी से मतलब आपको मोहब्बत हो गई है, वो आपको जानता भी नहीं है और ना आपको बस है, आपको उनसे सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है, वो मोहब्बत है। तो हाउ टू गेट योर लव? पहली बात तो ये कि क्या आपने इनको टेक्स्ट कर दिया ये सोच के कि आपको मोहब्बत हुई है। मोहब्बत और इन्फैचुएशन में बड़ा फ़र्क है, एक होती है मोहब्बत और एक होती है इन्फैचुएशन। मोहब्बत आमतौर पे लोगों को मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ, नौजवानों को मैं देखता हूँ उनको मोहब्बत होती नहीं है, वो जाहिर करने की कोशिश करते हैं हमें मोहब्बत है, उनको समझ ही नहीं आता मोहब्बत क्या है। मोहब्बत चीज़ ही एक बड़ी अजीब किस्म का नाम है। मोहब्बत, इश्क, ये बड़ी अलग किस्म की चीज़ होती है। और ये जो होती है ना कि आपको कोई पसंद आ गया, ये इसको इन्फैचुएशन कहते हैं। आपको किसी का चाल पसंद आ जाती है, किसी का आपको हाइट पसंद आ जाती है, किसी का आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है। ये बेसिकली इसको आप कोई लस्ट भी बोल सकते हैं, इसको आप लोगों की एक खामखा की एक चीज़ बोल सकते हैं। इसका मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा आदमी जो चाहता है कि मैं इससे जान छुड़ाऊँ तो उसको चाहिए कि दूसरी को देख ले तो दूसरी देख के पहली वाली को ऑटोमेटिकली भूल जाएगा। मगर अगर वो चाहे कि मुझे ये मिल जाए तो मिलने के लिए आपको अपने आप को उसके लेवल के ऊपर लेके आना पड़ता है कि आप उस लेवल के ऊपर आ जाओ तो आगे वाला खुद ही आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अपने आप को उस लेवल के ऊपर लेके आओ। उस फील्ड में नहीं जाना, जैसे अगर वो सेलिब्रिटी है, फॉर एग्जांपल सिंगर है, एक्टर है, हमें उस फील्ड में नहीं जाना, हमें एलएलबी करना है। आप ये याद रखें कि जो भी आदमी सेलिब्रिटी होगा वो कभी भी सेलिब्रिटी से शादी करना नहीं पसंद करेगा और जो करते हैं उनकी आपस में कभी चलती नहीं है। हर आदमी उन्हीं से शादी करता है जो उसमें नहीं है। तो आपको उस बंदे को अंडरस्टैंड करना है। जो मैं माइंड साइंसेस की बात कर रहा हूँ, आपने ये मालूम करना है उस शख्स का शौक क्या है, मिजाज क्या है। जब आपको उसका शौक और मिजाज पता चल गया, आपने वही वाला काम उस तरह ले जाके करना होता है। मैं इसके अंदर एक मूवी है, मैं आपको उसका बताता हूँ, आप वो देखें। वैसे मैं बहुत कम देखता हूँ, एक मूवी है इसके विल स्मिथ की, फोकस। जरूर गौर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप लोगों की
का दिमाग बनाते हैं और अपनी मर्जी का काम ले लेते हैं। फोकस मूवी है, ज़रूर गौर से देखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपसे पता चल गया है कि सर ने मूवी भी देखी हुई है, फोकस भी है, तो हमारे रैपिड फायर का इससे अच्छा और टाइम कोई नहीं हो सकता। सर मूवीज देखी हुई है आपने? मैं देखता हूँ बहुत शौक से, मैंने बहुत कुछ सीखा है उससे। परफेक्ट। तो मतलब बॉलीवुड लॉलीवुड जितने भी हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटी सबको आप जानते हैं थोड़ा बहुत, जिनके मैं नाम लूंगी उनको तो मेरे ख्याल से जानते ही होंगे। हाँ, शक्लों से जानता हूँ, नाम अगर ना भी जानता हूँ तो शक्लें तो ठीक है, जानता हूँ। हमारा एक छोटा सा गेम है रैपिड फायर, तो जिसके अंदर मैं आपसे कोई भी आपको सेलिब्रिटी का नाम दूंगी, कोई पॉलिटिशियन का नाम दूंगी, किसी भी शख्स का नाम दूंगी जिसको आप जानते होंगे, तकरीबन नहीं जानते होंगे तो सॉरी बोल के आगे चलेंगे। तो उनका जो है क्या कहते हैं, जो भी फर्स्ट माइंड में जो भी पहला लफ्ज क्लिक करे आपने जो है मुझे बता देना है, लेकिन सोचना नहीं है, और अगर आपको कोई बुरा लगता है तो बुरा कहना है। शहबाज भाई वाली लायर बनने की कोई हरकत नहीं करनी है आपने, ठीक है? सो मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट नेम, हुमायूं सईद। एक्सप्रेशनलेस आदमी है। एक्सप्रेशनलेस तो थोड़ा करियर गया तो आधा। हाँ जी, आगे चलते हैं। हमारे पास उसका एक ही ड्रामा देखा है मैंने, बिल्कुल उसके एक्सप्रेशन अच्छे नहीं थे। कौन सा? वो जो बीच में आया था, मेरे पास तुम हो। हाँ, बिल्कुल नहीं पसंद आया ना आपको? एक्सप्रेशन ही नहीं थे उस चलिए, आदमी के। ठीक है, जिन्होंने रिकॉर्ड करवाया है वो पीछे बैठे हैं, वो कैमरामैन, तो आप लोग कुछ जरा डिसाइड कर लें आपने क्यों किया है ड्रामा। शाहरुख खान। इंडिया वाला? हाँ जी। हाँ, अच्छा एक्टर है, एक्टिंग करनी आती है उसको। उसकी सिर्फ मुझे एक ही फिल्म अच्छी लगी, उसके अलावा मुझे कोई उसकी फिल्म अच्छी नहीं। राम जाने, उसके अंदर उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। इसके अलावा मुझे नहीं समझ में आई। अच्छा, सलमान खान ये भी नहीं आया होगा समझ, नहीं? सलमान खान की वो अच्छी थी, अभी रिसेंटली जो आई है जिसमें वो बना हुआ है, छिछोरा है, उसकी मज़े की एक्टिंग नहीं है। इमरान खान एक बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, इंस्पिरेशन है हमारे नौजवानों के लिए, और उसकी ज़िंदगी से बहुत सारे सबक मिलते हैं, वो लेने चाहिए। अच्छा सर, शेख रशीद साहब। शेख रशीद वो है अपना सरकारी सांड नहीं होता वो है। अच्छा ठीक है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिरदौस शमीम नकवी, अपोजिशन लीडर फ्रॉम सिंध। इन लोगों में कोई दम नहीं है, ये इमरान खान के नाम की वजह से चल रहे हैं। अच्छा, सीएम साहब जब तक शाह हैं उस वक्त तक चल रहे हैं। अच्छा, मतलब वैसे नहीं क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते थे मगर इन्होंने कुछ किया नहीं है। इनकी तालीम इनके किसी काम की नहीं है। हरीम शाह जो टिकटॉक के ऊपर आती है, आजकल गायब है, नजर नहीं आ रही। नहीं सर, यही है। अच्छा, यही है, और लोगों को एक्सप्लोर कर रही है बहुत अच्छी तरीके से। मेरे पास कभी नहीं आई। ऐसा कोई केस आया तो जरूर आएगा जिसमें हल ना हो वो मसला, तब वो आए तो पता चले, अभी तक मैं उसको जानता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है सर, अब जो है ना क्या कहते हैं, बहुत सारी ना ऐसी लड़ाइयाँ वगैरह हो गई, लेकिन बंदा अच्छा था। लेकिन मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहती हूँ नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ को सिवाय खाने के और किसी चीज़ का शौक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ को सिवाय शादियों के अलावा किसी चीज़ का शौक नहीं है। शहबाज इब्राहिम बहुत अच्छा होस्ट है। बहुत अच्छा होस्ट है। अच्छा ठीक है। फलक आफ्ताब। आज पहली दफ़ा मिला हूँ। पहली दफ़ा मिला? मैं पहली दफ़ा आपके घर नहीं आई थी अभी आपका इंटरव्यू टाइम लेने। इससे कहते हैं सर ने अभी तक जितना कुछ बोला है वो झूठ बोला है। इससे मैं जब भी पूछना चाह रही थी कि आप मेरे बारे में ऐसा क्या कहेंगे जिससे मैं आपको सच और झूठ बता सकूं। इससे पहले मेरी आपसे बात नहीं हुई थी कभी, आज हो रही है। आज हो रही है। कैसे पहले बात हुई थी आपसे? सर मैं खुद नहीं करती आपसे पॉइंट, तो इसलिए मैं 1000 लोगों को देखता हूँ मगर मेरी बात उनसे जिनसे मैं 1 to 1 बात करता हूँ, जिनसे मैं बात नहीं करता उनको मैं नहीं जानता। यही होना चाहिए। एक चीज़ होती है पहचान, एक होती है जान। हम लोग बहुत सारे लोगों को पहचानते हैं, जानते नहीं है। जानते आप उनको हैं जिनसे आपने बात की होती है। हम पहचानते हैं उनको, जैसे मैं आपको पहचानता हूँ, इनको पहचानता हूँ, इनको पहचानता हूँ, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ जब तक मैं इनसे कम्युनिकेट नहीं करूँगा। तो आपसे कम्युनिकेट मेरी आज हुई है। ठीक है सर, वैसे मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो माजरत, और अगर ज़्यादा बात बुरी लगी तो 2 रोटियां ज़्यादा खा लीजिएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा फनी हो गया, तो मैं चाहती हूँ कि सीरियसनेस की दुकान सीरियसनेस को एक और सवाल पूछ लें। आप सीरियस बंदे। अच्छा, बहुत सारे मज़ाया सवाल भी किए हमने, अब हम आएंगे एक और सवाल की तरफ। जिस तरह सर ने अभी इमरान खान का भी जिक्र किया, शेख रशीद साहब का भी जिक्र किया, और सर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मुल्क के हालात देखकर मैं सियासत में भी आया। सर से सवाल मेरा ये है कि अक्सर हम पाकिस्तान में देखते हैं, हमारे यहाँ ये रवायत क्यों नहीं कि जिसकी भी हुकूमत आती है तो अपोजिशन उस हुकूमत के हाथ मजबूत करने के लिए तैयार नहीं होती, चाहे वो मुल्क की मफादात के काम हो। सर से सवाल ये करना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि मुल्क की मफाद की जो चीज़ें हों उनमें तो कम से कम हम एक हों। सबसे पहले आप याद रखें कि आप आगे बढ़ते ही उस वक्त तक नहीं है जब तक आपके पास ईवल फोर्स नहीं हो। जब तक दुश्मन नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारी जो ये सियासत की दुकान है वो दुश्मनी पे चल रही है। हम अपोजिशन कहते ही इसलिए हैं ताकि दुश्मनी की दुकान नज़र आए।
जब एक गवर्नमेंट में होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक, उसका काम है कि वो बाहर उसकी मुखालफत करे। जब वो मुखालफत करेगा तभी तो उसकी चूरन बिकेगी। सिर्फ इस चीज़ की वजह से ये लोग एक दूसरे के साथ अंदर से सब एक है। मैं आपको ये बता दूं, अंदर से सारे मुल्क की मफाद में एक है, लेकिन बाहर के ड्रामा करने के लिए सब ये लोग ये काम करते हैं। अंदर से टेक्निकली, मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ, मैं जानता हूँ, बाहर हम गालियाँ दे रहे होते थे, अंदर हम सब एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जब आप वकील बनेंगे, मैं और आप केस में एक दूसरे को बहुत बुरा भला बोलेंगे, लेकिन बाहर में हम लोग चाय पी रहे होंगे। इसी तरीके से ये एक कम्युनिटी है बिजनेस, ये पॉलिटिशियंस की। बाहर लड़ते हैं, अंदर ये लोग एक दूसरे के साथ चाय पी रहे होते हैं। अंदर एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई नहीं है, एक दूसरे की ताज़ियत भी करते हैं, एक दूसरे की शादियों में भी जाते हैं, सब कुछ होता है। ये मैं आपको बड़े बिल्कुल वसूख से नहीं, मैं 100% आपको कह रहा हूँ, अंदर से सब एक मिले हुए, सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए बाहर वो अपोजिशन दिखाते हैं। मेरा सवाल, जिस तरह अभी फेटिव का मामला था या फिर मुल्क की मफादात की बात, उनमें हम एक क्यों नहीं थे? मेरा सवाल ये था। उन सब में जबरदस्ती की चीजें नजर आ रही थी। आप देखें, जब सेनेट का इलेक्शन हुआ सब एक हो गए। जब मुल्क के ऊपर कोई कोरोना का मसला होता है सब एक हो जाते हैं। जब कोई इंडिया एग्रेशन करेगा तब सब एक हो जाएंगे। इन सारे मामलात पर लोग एक हैं। सिर्फ अगर एक नहीं है तो यह है कि तुम वजीर आजम नहीं, मैं होना चाहिए, बाकी तो सब एक होते हैं इन चीजों के ऊपर। तो अगर एक ना हो तो ये मुल्क का सिस्टम चल ही ना सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हमें सर से मिलकर। और शहबाज भाई और मैं, वैसे तो मैं इतनी कोई फनी हो नहीं, लेकिन अगर मैं थोड़ी बहुत फनी हरकतें की हैं तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मिलने के ही नायाब है हम। क्या है हम? फिर से बोलेगा, नायाब है हम, नायाब है हम। तो हमारा सेगमेंट खत्म होता है, तो फलक, आफ्ताब और शहबाज इब्राहिम को दीजिए इजाजत। अस्सलामुअलैकुम। मिलने के नहीं नायाब हैं हम के थर्ड सेगमेंट में मैं हूं आपकी होस्ट इकरा इमरान और मेरी पार्टनर मरियम खान। और जैसा आप देख रहे हैं, आज हम मौजूद हैं सैयद अहमद रशीद के घर पे उनकी फैमिली के साथ। और आज हम लेने वाले हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का इंटरव्यू। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन के साथ। सो व्हाट्स योर नेम? मरजान। एंड मरजान, ओके। सैयदा रानिया एंड लानिया सैयदा नूर सिद्दीका सैयद हारून रशीद, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मरजान आप बताएं, आपका कोई ऐसा लाइफ मोटिव, आपकी कोई मतलब ऐसा होता है ना आइडियल पर्सन कि भाई मैंने कुछ इनसे सीखना है या मैंने इनके जैसा बनना है, तो वो कौन है आपकी लाइफ में? मेरे फादर। अच्छा, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपने बहुत पिक की हो कि नहीं मतलब ये मुझ में होनी चाहिए, ये ह्यूमैनिटी है या जो भी, बताएंगी? पापा के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस, वो किताबें लिखते हैं ये और बाकी ग्रेट स्पीचेस। ग्रेट, ओके। अब मैं पूछती हूँ रानिया से। रानिया आप बताएं, आपने क्या बनना है? आप कौन सी क्लास में? केजी में। और मामा आपका सबसे ज्यादा किससे अटैच है, मम्मा से या बाबा से? बाबा से। और बाबा प्यार करते हैं इसलिए, मामा डांटती हैं? अच्छा। और नूर आप बताइए। बाबा से। मम्मा से कोई भी अटैच नहीं है? क्यों भाई, ऐसा क्यों? मम्मा तो अच्छी होती हैं। ठीक है, अब हारून आप बताएं कि मतलब आपका होता है मतलब फ्यूचर गोल्स किस चीज़ में, अभी आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं कि आपने क्या करना है आगे जाके, क्या बनना है, वो सब बताएं। वैसे अगर मेरी हॉबी देखी जाए तो मेरी हॉबी एक ख़तरनाक चीज़ है जिसको अक्सर हम लोग गलत समझते हैं, वो गेमिंग है। गेमिंग जैसे कि फिजिकल गेम्स और ई गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, वीडियो गेम्स। खतरनाक ही है। खतरनाक गेम। खतरनाक मेरा इसमें नहीं कि बंदा वायलेंट हो जाता है, इसके अंदर के उससे बंदा एडिक्शन के अंदर चला जाता है, उससे अटैच हो जाता है और सारा टाइम इसी में स्पेंड करने लग जाते हैं। और फ्यूचर गोल्स क्या आएंगे फिर? कौन सी क्लास में वैसे आप? अभी मैं 8th क्लास में हूँ। फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट आपका देखा जाए तो इस्लामियात। एंड क्या करना है फ्यूचर में? फ्यूचर के अंदर जो मेरा इरादा है वो है कि मैट्रिक के बाद मैं आपका आलिम बनूंगा। ले कुछ ले आगे। और आपका फेवरेट आइडियल पर्सन कौन है? आइडियल पर्सन मेरा सबसे पहले तो नबी हैं, उसके बाद अगर आप फैमिली से पूछें तो सर सैयद अहमद खान। वो इसलिए कि क्योंकि उनसे मैंने जो चीज़ सीखी है वो ये कि आपको हार नहीं माननी, क्योंकि आप सब जानते हैं उन पे काफिर के फतवे लग गए थे और उन्होंने वो काम किया था उस दौर के अंदर जो वहाँ पे कोई करने का सोच नहीं सकता था। गुड। और फिर यही हमने ले लिया छोटे छोटे बच्चों के भी इजहार राय, और फिर हम यही अपने शो का एंड करते हैं। सो अल्लाह हाफिज। और आज सादात हाउस में सैयद अहमद रशीद के साथ यकीनन हमारा वक्त बहुत ही अच्छा गुजरा है और आप सब देखने वालों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
और फलक, आप बताइए आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? मुझे तो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। किसी को सीखने के लिए कुछ मिला हो ना मिला हो, मुझे बहुत कुछ मिला। सबसे ज्यादा ये कि सीरियसनेस के साथ साथ आप मज़ाहिया तरीके को भी अपना सकते हैं। सबसे ज्यादा तो मैंने ये सीखा। लेकिन मुझे लगता है शहबाज भाई आपको भी कुछ सीखना चाहिए था, आपने कुछ सीखा? बिल्कुल, और मेरा जिस तरह ताल्लुक एक वकालत के शोबे से है तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, चाहे वो जो पॉलिटिक्स की बात हो या फिर वकालत की बात हो या फिर ओवरऑल लाइफ की, हमें तो बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला। सर, आपकी क्या राय है सबक? मेरी राय तो बस मैं यही कहूँगा कि मैंने अपने बच्चों से जो तारीफ और तारुफ यहाँ आने से पहले भी, सैयद अहमद रशीद से मेरा ताल्लुक भाइयों वाला है। बेहतरीन शख्सियत, मिसाली शख्सियत, इन्हीं का एक जुमला कहूँगा, आला, बहुत आला शख्सियत। तो इन्हीं से सीखा है ये लफ्ज़ आला। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग फैंटास्टिक फोर का ये प्रोग्राम मिलने के नहीं नायाब हैं हम ज़रूर देखिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके लिए हम सब फख्र से कहते हैं मिलने के नहीं नायाब हैं हम। और मैं चाहूँगा कि सैयद अहमद रशीद साहब आज के दिन के हवाले से, हमारी फैंटास्टिक टीम के हवाले से और प्रोग्राम के हवाले से अपने चंद कमेंट्स। वक्त बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। किसी ज़माने में लोग टीवी देखा करते थे, आजकल हर एक के हाथ में ये मोबाइल है। अब सोशल मीडिया का दौर है। उस सोशल मीडिया के हिसाब से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, मगर जिस तरतीब से, जिस खूबसूरती से सयानी साहब ने और इस पूरी टीम ने एक बेहतरीन प्रोग्राम किया है, मैं तो ये कहूँगा कि मिलने के हैं क्योंकि आप नायाब हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सर। और मैं चाहूँगा एक तोहफा, सर फैंटास्टिक फोर आला तोहफा ही दे सकती है, बहुत ही आला चीज। और हम फैंटास्टिक फोर आज अपने मेजबान को बहैसियत मेहमान कुरान के फैंटास्टिक फोर दे रहे हैं 4 खुल। इनका यादगार तो प्लीज अपना हाथ, ये जरा हैदर पिक भी ले ले। ये आपको सर याद दिलाता रहेगा ये तोहफा कि आपके घर कोई आए थे मेहमान, जो कि मेहमान कम और बलाए जान ज्यादा थे। बहुत शुक्रिया तमाम देखने सुनने वालों को, और फैंटास्टिक फोर देखते रहिए। एक आखिरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, भूल गई है वो। थैंक यू जी। और एक चाबी भी मेरे हाथ में है, गाड़ी बाहर खड़ी है, बंदा नहीं आ सकती थी। इख्तितामी लम्हात में मोहतरम सैयद अहमद रशीद ने जहान इल्म व इश्क की पूरी टीम को अपनी किताबों के नादिर व नायाब नुस्खे और अपनी लाइब्रेरी का विज़िट करवाया। इस लाइब्रेरी में ढेर सारी कानून और इस्लामिक हवाले से किताबें मौजूद हैं। ख़ुद सैयद अहमद रशीद साहब ने हमें वो किताबें भी दिखाईं जो उनकी अपनी तसनीफ़ हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखी हैं। गर्ज़ ये कि उनके पास एक बहुत बड़ा इल्मी ख़जाना और ज़ख़ीरा मौजूद है। उन्होंने अपनी किताबें हमारी टीम को दिखाईं, अपनी लिखी हुई ज़ाती किताबें। ये एक बेहतरीन विज़िट था। सैयद अहमद रशीद जैसे बेहतरीन कानूनदान और अहले इल्म शख्सियत के साथ ये चंद घंटे जो हमने गुजारे, और जो अब आप जहान इल्म व इश्क के यूट्यूब चैनल से देखे आपने मनाजिर, हकीकतन यही वो लोग हैं जिनके लिए कहा जा सकता है मिलने के नहीं नायाब हैं हम। आखिर में सर ने बहुत खुश दिली के साथ मेहरबानी अदा करते हुए पूरी टीम को खुदाहाफिज़ कहा और हमें दरवाज़े तक रुख़्सत किया। हम उनके अखलाक के लिए, उनकी मोहब्बतों के लिए, उनकी चाहतों के लिए उनके शुक्रगुज़ार हैं। और हम इतना ही कह सकते हैं, आला, बहुत आला शख्सियत के मालिक। और इसके साथ ही आज के लिए जहान इल्म व इश्क फैंटास्टिक होस्ट की तरफ से खुदा हाफिज़।